हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है अपना पहला चैप्टर जीव विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन कर चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल भी कर लिया है, जिसे आप लोगों द्वारा बहुत सारा प्यार भी मिला और आप लोगों का सहयोग भी मिला। तो हम बात करें उसी क्रम में आज हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव विकास। तो दोस्तों, जैव विकास को समझने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे और कब हुआ, और ब्रह्मांड के निर्माण के क्रम में पृथ्वी का निर्माण कब हुआ और उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे संभव हुई। दोस्तों, ब्रह्मांड का जो टॉपिक है वो विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसे सुनील सर पढ़ाते हैं, जो एक बहुत ही अनुभवी और एक्सपर्ट टीचर हैं, जो भूगोल विषय के विशेषज्ञ भी हैं। अतः हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, बाकी आप लोग सुनील सर से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जैव विकास, यानी कि पृथ्वी पर जीवन का विकास। तो अगर हम बात करें ब्रह्मांड के निर्माण से पहले, तो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले जो है, आज ब्रह्मांड फैला हुआ है, लेकिन जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या था? उसके पहले संपूर्ण ब्रह्मांड भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, और जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। जैसे हम अगर स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये बिंदु है, तो ये बिंदु क्या था? ब्रह्मांड के निर्माण से पहले इसी तरह था, एक छोटा सा पिंड था, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये इसका आयतन इतना कम था कि इसके अंदर का जो ताप था ना, वो अनंत था, और घनत्व भी इसका अनंत था। तो लेकिन इस पिंड में, इस छोटे से पिंड में, अति सूक्ष्म पिंड में क्या हुआ कि बिग बैंग की प्रक्रिया से इसके अंदर महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट होने के क्रम में क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? गैलेक्सियों के समूह से। यानी कि वैज्ञानिकों का जो अनुमान है, इस ब्रह्मांड में लगभग अनुमानतः जो है 100 अरब गैलेक्सी हैं। 100 अरब, यह एक अनुमान है, फिक्स डाटा नहीं है। तो अगर हम ये भी कहें कि यह ब्रह्मांड जो है अनंत गैलेक्सियों का समूह है, तो गलत नहीं होगा। और जैसे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, और कहीं कहीं यह 15 अरब वर्ष पूर्व भी लिखा होता है। और ब्रह्मांड के निर्माण के बाद अगर हम बात करें गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी का निर्माण हुआ है, एक अनुमान के आधार पर। तो लेकिन जो अगर एक गैलेक्सी की बात करें हम लोग, तो प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। एक अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है, लगभग 100 अरब तारे हैं। और इसी आकाशगंगा में सौरमंडल का निर्माण हुआ है। और सौरमंडल क्या है? सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य है प्लस उसके जो 8 ग्रह हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है, और उसके ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो आकाशगंगा के अंतर्गत हुआ है। और आकाशगंगा किस में समाहित है? वो ब्रह्मांड में। तो सौरमंडल, और उस सौरमंडल में हमारा एक जो उसके 8 ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन है। बाकी और ग्रहों पे जीवन की तलाश की जा रही है। अगर हम ब्रह्मांड को इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें, तो क्या देखते हैं? एक तरह से क्या है? ब्रह्मांड है। हालांकि ब्रह्मांड आज भी अपने विकास के क्रम में है, यानी कि इसका प्रसार हो रहा है, इसका प्रसार आज भी हो रहा है। यानी कि हम इसको लिमिट नहीं दे सकते, इसको सीमा के अंतर्गत नहीं बांध सकते। ये असीमित चीज़ है, ये असीमित है, इसका विस्तार अनंत है। तो लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ इस डायग्राम का सहायता ले रहे हैं। मान लीजिए एक आकाशगंगा यहाँ पे है, एक ये आकाशगंगा ये है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां होगा, आठवां,
9वां 10वां ग्रह, ये सब मान लीजिए कि आकाश गंगाएँ हैं। आकाश गंगा क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, ये भी तो तारों का समूह ही तो होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो हम आकाश गंगाओं को गिन ले जा रहे हैं, लेकिन हम अगर ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ पे हम गिन नहीं सकते, बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना है। तो इसी आकाश गंगा में मतलब हर किसी आकाश गंगा में क्या होता है, आकाश गंगा के अंतर्गत सौर मंडल का निर्माण हुआ है, और जिस मतलब उसी सौर मंडल के अंतर्गत पृथ्वी का निर्माण हुआ। अगर हम इसमें से किसी एक आकाश गंगा को डायग्राम से बाहर निकाल के अगर अध्ययन करें तो क्या देखते हैं कि ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, और हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका क्या नाम है, मंदाकिनी। ये क्वेश्चन पूछता है हमारे आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी, और उस आकाश गंगा के अंतर्गत क्या है, सौर मंडल है। लेकिन हम जिस सौर मंडल में रहते हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी तो अभी अनुसंधान जारी है, पता लगाया जा रहा है कि कोई और ग्रह मतलब सौर मंडल है कि नहीं है। तो ये सब मतलब वैज्ञानिकों का अनुसंधान चल रहा है। और हम बात करेंगे कि आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन गैसों से बने विशालकाय बादलों के संचयन से होती है, जिसे इसे निहारिका कहा जाता है। तो अगर हम इस सौर मंडल से इस मतलब आकाश गंगा से अगर हम अपना सौर मंडल निकाल लेते हैं, ये देखिए बाहर आ गया, तो हम देखते हैं कि सूर्य है और 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। अगर हम बात करें सौर मंडल के द्रव्यमान की मतलब मास की, तो जो सूर्य है, सूर्य के अंदर जो है अकेला इस सौर मंडल का 99% द्रव्यमान सिर्फ सूर्य में ही निहित है। बाकी 1% का द्रव्यमान जो है वो 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। मतलब 99% जो है द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। तो और इसी पृथ्वी पर, इस सौर मंडल के अंतर्गत जो एक ग्रह पृथ्वी है, उसी पर जीवन है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो हम बात करें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो अगर हम कहें कि जीवन की उत्पत्ति से पहले ये बताएं कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, तो पृथ्वी का निर्माण अनुमानतः जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, और इसके बाद 4.6 अरब वर्ष के बाद क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। और जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सबसे आधुनिक कौन सी परिकल्पना है, वो है रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। रासायनिक के उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। तो इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपैरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद मतलब A.I. ओपैरिन मतलब क्या होता है, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपैरिन। तो इन्होंने जो बताया वो भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से पुस्तक की जो उनकी पुस्तक में छिपी है, मतलब पदार्थवाद के नाम से एक पुस्तक लिखी और उसी पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि उनके पुस्तक का नाम ही है जीवन की उत्पत्ति। तो रूसी वैज्ञानिक जो हैं अलेक्जेंडर इवानोविच ओपैरिन ने 1924 में जीव की उत्पत्ति के नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओपैरिन ने कहा कि रूई पाश्चर का ये मत जो है, यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, मगर प्रथम जीव की उत्पत्ति के समय यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही
जीवन का विकास हुआ है। तो इनके जो पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति, इसमें जो प्रमुख बातें हैं निकल के जो आती हैं हम उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वायरस के जैसे होते हैं। और ये कैसे होते हैं? परपोषी और अवायवीय होते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, जो एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से होता है। एग्जाम्पल जैसे दिया है कि न्यूक्लियोप्रोटीन का, जैसे वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है ये आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर ये बाहर रखा हुआ है, किसी शरीर में नहीं है, तो ये एक निर्जीव की तरह बिहेव करेगा, वायरस जो होता है। लेकिन अगर ये किसी कोशिका में प्रवेश कर गया तो ये सजीव की तरह बिहेव करेगा और अपने जैसे प्रतिकीर्ति, मतलब अपनी जैसी संरचना उस कोशिका के अंदर बनाना शुरू कर देगा। यानी कि वहाँ पे जाति क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और इसका जो कंपोजिशन होता है ये नाभिकीय अम्ल और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरस को जो है ये निर्जीव की भांति एकदम बिहेव करता है। अगर कोशिका के बाहर है तो ये क्रिस्टल के रूप में इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? संग्रह भी कर सकते हैं। जो कि ये क्या है? ये परपोषी है। तो जो शब्द आया परपोषी, परपोषी का मतलब यही होता है परपोषी, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो, यानी कि अपना भोजन स्वयं ना बनाते हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। एक शब्द आया है अवायवीय। तो अवायवीय मतलब क्या होते हैं? ऐसे जीव जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? अवायवीय। यानी कि वायरस जो है वो मतलब परपोषी भी है और अवायवीय भी है। हम दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट है 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें सबसे पहले परपोषण, बाद में क्या हुए? वो स्वपोषण हुए। बाद में स्वपोषण हुए। कहने का मतलब है कि जब समय बीता लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व, तो मेम्ब्रेन युक्त क्या है? मेम्ब्रेन युक्त कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो कोशिका मतलब अगर हम कोशिकीय रूप में बात करें तो कोशिका जो है एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय। लेकिन अगर हम केंद्रक के आधार पर डिवाइड करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। यानी कि उनके अंदर जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, उनका केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है। तो वही बात कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। और ये पहले क्या थे? ये पहले परपोषण थे। परपोषण का मतलब अपना पोषण स्वयं नहीं करते थे, ये दूसरों के ऊपर अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे, यानी कि परपोषी होते थे। लेकिन बाद में ये स्वपोषण भी बन गए। यानी कि बाद में जब इनका और विकास हुआ, उनमें ऐसी संरचना आई कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ये बाद में क्या बन गए? स्वपोषण हो गए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है स्वपोषी
आदि जीव वर्तमान के नील हरे शैवाल जैसे थे। मतलब कहने का मतलब हो जो बाद में एक मतलब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने, तो उनमें जो मतलब विकास हुआ स्वपोषण मतलब परपोषण से स्वपोषण की तरफ, तो उस क्रम में जो पहला जीव था वो क्या था? नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आप लोग जैसे कि तालाबों के किनारे या कहीं नम वाले स्थान पे जो आप लोग देखते हैं, काई जिसे कहते हैं, वो क्या है? ये एक तरह से क्या है? नील हरित शैवाल होते हैं, यानी कि उन्हीं का निर्माण पहले हुआ स्वपोषी के स्तर पर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव हैं। यानी कि यूकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत जो कोशिका होती है, किसी भी जीव का जो सूक्ष्मतम इकाई होता है वो क्या होता है? कोशिका, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर ही जीव का निर्माण होता है। कोशिकाओं से मिलकर ही जीव का निर्माण होता है, यानी कि कोशिका के अंतर्गत अगर जो केंद्रक है, अगर वो केंद्रक फुल एकदम से वेल डेवलप्ड है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो यूकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन अगर मतलब इसके अंतर्गत ये जीवाणु नहीं आता, बैक्टीरिया नहीं आता है। तो ये था मतलब जीवन के विकास के संदर्भ में, यानी कि पहले जीव का पहले कौन सा जीव निर्माण हुआ? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, कोशिका रूपी थी कि अकोशिका रूपी थी। अब इसके बाद हम अब उन जीवों का निर्माण होने के बाद हम क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे वैज्ञानिकों के द्वारा कि उन जीवों का विकास कैसे हुआ और विभिन्न प्रजातियां एवं जातियों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्या कहलाएगा? जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत।